सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी गद्य खंड से दो बैलों की कथा, जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं, का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से दोनों बैल झूरी के साले के यहाँ पहुँच गए थे और एक बच्ची जो उन लोगों को रोज़ रोटियां देती थी और इन लोगों दोनों बैलों के प्रति उससे सहानुभूति हो गई थी, उसने इनकी रस्सियों को खोल दिया था और दोनों बैल वहाँ से भाग खड़े हुए थे। भाग करके आ करके एक मटर के खेत में ये लोग रुके थे और वहाँ पर भोजन किया, मतलब अपनी भूख मिटाई और फिर एक दूसरे से खेला कूदा और उसके बाद उस वीडियो में समाप्त हो गया था। तो वहीं से मैं पुनः प्रारंभ कर रहा हूँ। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। यहाँ तक मैंने आपको पुरानी वीडियो में पढ़ाया था। जब उन दोनों लोगों के पेट भर गए, यानी उन्होंने अपनी भूख मिटा ली, तो मस्त होकर के उछल कूद करने लगे और आपस में सींग मिलाए और एक दूसरे के साथ ठेलने लगे और मतलब खेल खेल में एक दूसरे से लड़ने लगे। और फिर जब देखे कि झगड़ा हो जाएगा तो मोती हट गया। आते हैं अब तीसरे भाग पे। 3। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चलें। यहाँ पे जब वो आपस में झगड़ा करके शांत हुए तो वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कोई सांड चला आ रहा था और वो सांड बड़ा भयंकर था। दोनों मित्र बगले झांकने लगे। सांड भारी भरकम था, उससे भिड़ना अपने हाथ धोना था, जान से हाथ धोना था, लेकिन नहीं भिड़ने पर भी जान उनकी बचती नज़र नहीं आ रही थी, इन्हीं की तरफ आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना बोलने वाली भाषा यानी मूक भाषा में एक दूसरे से बातें की। बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा, भाग क्यों न चलें। यानी कि वो कोई निवेदन इनका स्वीकार नहीं करेगा तो क्यों ना भाग चलें, इस पर ये लोग विचार कर रहे थे। आइए आगे चलते हैं। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। मतलब आपस में दोनों बैल विचार विमर्श करने लगे। भागना कायरता है। फिर दूसरे ने कहा कि तो फिर यहीं मरो, मैं तो 9 2 11 होता हूँ। और जो दौड़ाए, ऐसी भी संभावना थी कि सांड उन लोगों को दौड़ा ले, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। फिर उपाय तो यही निकला कि दोनों एक साथ उस पर चोट करें, एक आगे से रगेदे और एक पीछे से। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग जाएगा। और उन्होंने आपस में ये निश्चय किया कि यदि वो मेरी ऊपर झपटेगा तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर कोई और उपाय नहीं है। आगे चलते हैं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने की तजुर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेता। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला,
कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने बहुत ही सुंदरता से दोनों के आपसी मेल जोल का वर्णन किया है कि किस तरह से आपसी मेल जोल से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। यहाँ पर सांड रूपी एक समस्या जब दोनों बैलों के सामने आती है तो उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर प्रेमचंद जी द्वारा किया गया है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, यानी संगठित दोनों मिल करके लड़ रहे थे। सांड को ऐसा कोई तजुर्बा या ऐसा कोई अनुभव नहीं था। तजुर्बा का मतलब होता है अनुभव, कि वह दो पशुओं से एक साथ लड़ सके। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदती था। जो ही हीरा पर झपका, मोती ने दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड वह अवसर न देते थे, उसे वह अवसर नहीं देते थे। मतलब सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दें, लेकिन वो उसको अवसर नहीं देते थे। जब वो हीरा को मारता था तो मोती बचाव करता था, मोती को मारने जाता था तो हीरा बचाव कर लेता था। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला, लेकिन मोती ने बगल से आकर के पीठ में सींग चुभा दिया। सांड क्रोध में आकर के पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिरकार बेचारा जख्मी होकर के भगा और दोनों मित्रों ने उसे दूर तक दौड़ाया। यहाँ पर प्रेमचंद जी ये कहना चाहते हैं कि यदि हम संगठित होकर के किसी भी समस्या का सामना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। दोनों मित्रों ने उसे दूर तक पीछा किया, यानी दूर तक भगाया उसको, यहाँ तक कि सांड जब बेदम होकर के गिर पड़ा तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलानी चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने सांड को भगाया, उसके बाद वे विजय के नशे में थे, यानी अपनी जीत की खुशी मना रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा कि मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मोती जो था थोड़ा सा हिंसक था, लेकिन हीरा जो था वो थोड़ा सा समझदार हुआ। उसने जवाब दिया कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलानी चाहिए। यहाँ पर प्रेमचंद जी एक मूल्यों को स्थापित किया है। उन्होंने बैलों के माध्यम से अपने मूल्यों को स्थापित करने की भरपूर कोशिश की है। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि बैरी पर सींग नहीं चलानी चाहिए। फिर मोती जवाब देता है, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। यानी घर जाने की चिंता थी उनको। उसके बाद उन्होंने अपने पहले पेट पूजा करने की सोची, उसके बाद घर जाने के बारे में सोचने की बात कही। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे। ग्रास मतलब कौर होता है, जैसे हम लोग खाते हैं। तो अभी 1 ही 2 बार खाया था कि 2 आदमियाँ लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कौंजी हाउस में बंद कर दिए गए। देखिए, एक अजीब समस्या फिर इनके सामने आ गई कि अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि तब तक 2 आदमी लाठी लेकर के वहाँ पहुँच गए। हीरा तो मेड़ पे था, या मेड़ यानी किनारा होता है, जो खेत का किनारा होता है उसे मेड़ कहते हैं। मेड़ पे था, वो निकल लिया। लेकिन मोती सींचे हुए खेत में था, मतलब जहाँ सिंचाई हो जाती है वैसे खेत में जहाँ कीचड़ ज़्यादा होता है, तो उसके खुर, पैर का जो निचला हिस्सा होता है गाय और बैल का, उसे हम खुर कहते हैं, उनका खुर कीचड़ में धंसने लगा और भाग नहीं सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा अपना दोस्त साथी संकट में है तो वो भी वापस लौट आया। देखिए यहाँ पर बैलों के माध्यम से कितना मूल्य स्थापित करने का प्रेमचंद जी ने प्रयास किया है कि एक साथी पकड़ा गया तो दूसरा भी आ गया है। मतलब उन्होंने मित्रता की सच्ची भावना का यहाँ पर वर्णन किया है। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, घर वालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कौंजी हाउस में बंद कर दिए गए। ले जाकर के उन दोनों को कौंजी हाउस में बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा
सबीका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में ना आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई न दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। यहाँ पर उन दोनों को कौंजी हाउस में बंद कर दिया गया था। पहली बार ऐसा था कि पूरा दिन उनको खाने को नहीं मिला। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा स्वामी है। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो कौंजी हाउस में बंद हैं। वो ये सोच रहे थे कि ये कैसा स्वामी है कि कुछ खाने को नहीं मिला है। वो सोच रहे थे इससे अच्छा तो गया ही था। उस कौंजी हाउस में अन्य भी पशु थे, भैंसें थीं, बकरियां थीं, घोड़े थे, गधे थे, लेकिन किसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। सब जमीन पे ही मुर्दों की तरफ पड़े थे। कई बहुत कमज़ोर हो गए थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए अपने भोजन की आस में देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो दीवार की नमकीन चीज चाटना शुरू कर दिए, नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू किया, लेकिन उससे कोई तृप्ति नहीं होने वाली थी। इसके बाद उनके मन में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। यानी उसने मोती से बोला कि अब नहीं रहा जा रहा है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। मतलब इसके बाद जब उन्हें भोजन नहीं मिला तो वो विद्रोही तेवर में आ गए। विद्रोही तेवर में आने के बाद उन्होंने उस दीवार को तोड़ने का फैसला लिया और अपने सींग से जोर से मारने लगे तो उसमें से एक मिट्टी का चिप्पड़ निकला। आइए आगे देखते हैं। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कौंजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मतलब एक तरफ तो वो दीवार गिराने के लिए जब मार रहे थे और चिप्पड़ उनके गिर रहे थे दीवार पर से, तो उनका साहस बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ जो कौंजी हाउस का चौकीदार था, वो जब जानवरों की हाजिरी लेने के लिए आया तो देखा कि इसका उजड्डपन, मतलब ये इस तरह से दीवारों को मार रहा है, तो इसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। आगे देखते हैं। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी को देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। देखिए उनके मन में मार्मिकता थी। वो यहाँ पे सोच रहे हैं, पहले तो ये सोच रहे हैं कि हमने क्यों मारा, लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि मरने से अच्छा था कि दीवार ही तोड़ देते। फिर अपने साथ साथ अन्य जानवरों के प्रति भी दोनों के मन में दया की भावनाएं थीं। वो दोनों उनके प्रति भी विचार कर रहे थे और कहते हैं कि इतने भाई हैं बेचारे, इतने कमज़ोर हो चुके हैं, अगर भाग जाते तो कुछ खा पी करके ठीक हो जाते। आगे चलते हैं। हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटों की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। यहाँ पर देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति बैलों के माध्यम से, प्रेमचंद जी ने यह शिक्षा देने की भरपूर कोशिश की है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय से कठिन काम को भी करने की कोशिश करता है तो उसे सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर उन 2 बैलों को भी दीवार गिराने में सफलता प्राप्त हुई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकलीं, फिर बकरियाँ निकलीं, इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे।
मतलब दीवार गिरने के बाद सारे जानवर सावधान हो गए और घोड़ियाँ वहाँ से भाग गईं, फिर बकरियाँ निकली, भैंसें भी निकल गईं, पर गधों को अभी डर लग रहा था। आगे देखते हैं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। अब देखिए, यहाँ पे गधे अभी सोच रहे थे कि जाएं कि ना जाएं। इसी बीच मोती अपनी रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, अपने दोस्त की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ और मुझे यहीं छोड़ दो। यहाँ पर फिर एक बार मार्मिक दृश्य यहाँ पर आता है कि मोती अपनी आंखों में आंसू लेकर के कहता है कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? यदि तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़ करके भाग जाऊँ? हीरा उसे समझाता है कि तुम्हें बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी ही शरारत है। लेकिन मोती ने जवाब दिया और गर्व से बोला कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो मुझे कोई चिंता नहीं है। आखिर 9-10 प्राणियों की जान तो हमने बचा ली, सब आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। मतलब वो गधे को भगा दिए लेकिन स्वयं नहीं गए। और बाद में सुबह जब चौकीदार और मुंशी आए तो देख करके बहुत नाराज हुए, इतना ज़्यादा नाराज हुए कि यहाँ पर प्रेमचंद जी लिखते हैं कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी उसे खूब मारा गया। 5वां भाग आता है, भाग संख्या 5। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थीं, मतलब उनको भोजन नहीं मिल रहा था, पानी के सहारे ही थे। ठठरियाँ निकल आना मतलब उनकी हड्डियाँ दिखने लगी थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? डुगडुगी इसलिए बज रही थी कि उनकी खरीदारी उनको कांजी हाउस वाले दोनों बैलों को बेचना चाहते थे, लेकिन वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि कोई उनको खरीदना नहीं चाह रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोंद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। मतलब एक दाढ़ी वाला व्यक्ति आया और उनके कूल्हों में उंगली गोंद करके देखने लगा, और वो आदमी दड़ियल था जिसकी आंखें भी लाल थीं और अत्यंत कठोर मुद्रा वाला व्यक्ति था। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि वो एक कसाई था जो गायों और भैंसों और बैलों को काटते हैं, वो मोल भाव कर रहा था। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती है। यहाँ पे एक ऊपर एक लाइन लिखी है, दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा। भीत नेत्रों मतलब डरे हुए आंखों से देखा, और ये जान गया कि लगता है अब जान नहीं बचेगी। लेकिन उन्हें भगवान के ऊपर श्रद्धा थी और भगवान के लिए जानते थे कि भगवान उनके लिए ज़रूर कुछ करेंगे। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था।
मतलब अभी भगवान के ऊपर ये दोनों भरोसा कर रहे थे, उसके बाद वो आदमी इन लोगों को अपने साथ ले जाने लगा। और जब ये दोनों जा रहे थे तो बहुत डरे हुए थे और पाँव भी नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन जरा भी चाल धीमी हो जाने पर वह जोर से इनको डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मतलब जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने कई पशुओं को देखा। उनको देख करके उनके मन में खुशी भी हुई, लेकिन ये भी सोचे कि हम लोग फंसे हुए हैं और ये लोग आनंद ले रहे हैं। लेकिन रास्ते में जाते वक्त जब उनको रास्ता कुछ जाना पहचाना सा समझ में आया तो उनके मन में प्रसन्नता हुई। वे सोचने लगे कि अरे ये तो अच्छा रास्ता है, ये जान पहचान का रास्ता है। और बाद में वे समझ गए कि ये कौन सा रास्ता है। वे कुएं को पहचान लिए और वो पहचान लिए कि हम इसी कुएं पर पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। आइए आगे चलते हैं। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। अब यहाँ देखिए, जब वो रास्ता देख गए तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि उनका घर नज़दीक आ गया है। फिर वो घर भागने की कोशिश किए। फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम चल के अपने थान, जहाँ पे गाय बांधी जाती हैं, बैल बांधे जाते हैं, उसे थान कहते हैं। बोले कि हम अपने थान पे चलेंगे और उससे आगे नहीं जाएंगे। उसके बाद बछड़ों की तरह यानी बच्चों की तरह कुलेल करते हुए अपने घर की ओर दौड़े और अपने थान पे जा करके खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। अब यहाँ देखिए, झूरी भी उनके वियोग में दुखी था और वो धूप सेंक रहा था, लेकिन जैसे ही बैलों को देखा दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाया और उन दोनों मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। तब तक दड़ियल भी वहां आकर के रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम करके आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले आओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। यह बैल मेरे हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। मतलब हम दोनों में, दड़ियल में और झूरी में बहस होने लगी कि ये बैल किसके हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। इन दोनों में, झूरी में और दड़ियल में बहस हो रही थी। तब तक वो दड़ियल जबरदस्ती ले जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मोती ने उसे सींग चलाया। दड़ियल हट गया। फिर मोती ने उसको दौड़ाया। दड़ियल भागा और गांव से बाहर उसको करके और वहां खड़ा हो गया। गांव के लोग ये तमाशा, ये पूरा खेल बहुत देख रहे थे और हंस भी रहे थे। आइए आगे चलते हैं। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब यहाँ पर जब दड़ियल को वो भगा करके चला आया
तो यहाँ पे हीरा ने उससे बोला कि मैं तो सोच रहा था कि तुम गुस्से में उसे मार बैठोगे। तो फिर मोती ने जवाब दिया कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे नहीं छोड़ता, अब नहीं आएगा। फिर वो लोग निश्चय करते हैं आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखें कैसे आता है। वो लोग कहते हैं मर जाएंगे लेकिन उसके काम नहीं आएंगे, और हमारी जान को कोई जान नहीं समझता है इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। दोनों की बातें समाप्त हुई और थोड़ी ही देर में जो उनके खाने की नाद थी उसमें खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा होकर के दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। गांव के जो 20 लड़के थे वो तमाशा देख रहे थे, मतलब देख रहे थे किस तरह से बैल आ चुके हैं और अपने स्वामी, अपने मालिक के पास प्रेम पूर्वक अपना भोजन कर रहे हैं। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, यानी सारे गांव में एक उत्साह सा फैल गया था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन भी आईं और उनके माथे चूम लिए। इस प्रकार ये 2 बैलों की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। हमने देखा कि दोनों बैल किस प्रकार से बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने समस्याओं को संगठित होकर लड़ते हुए, एक दूसरे के प्रति मित्रता की भावना को लगाते हुए, मित्रता की भावना में रहते हुए अपने सारी समस्याओं को दूर किया। और अंत में एक कहावत है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भगवान भी बहादुरों का साथ देते हैं। इन्होंने मेहनत की, बहादुरों की तरह अपनी लड़ाई लड़ी, तो भगवान ने भी इनकी मदद की कि ऐसे रास्ते से दड़ियल इनको ले जाने लगा कि जो रास्ता इनके जान पहचान का था, और ये वापस अपने मालिक झूरी के पास आ गए और अपनी लड़ाई को इन्होंने पूरा किया। ये एक तरह से स्वतंत्रता की ही लड़ाई मानी जाएगी कि किस तरह से इन बैलों को बंधक बनाया गया। गया के घर गए, फिर कांजी हाउस में आए, खेतों में सांड से भिड़े और तरह तरह की समस्याएं लड़ते लड़ते अंत में इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार आशा ही नहीं वरन पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये अध्याय समझ में आया होगा और आप लोगों ने इस अध्याय को पढ़ करके अर्थ तो समझा ही होगा, साथ में इस अध्याय से बहुत सारी शिक्षा भी आप लोगों ने प्राप्त की होगी। जो भी समस्याएं होंगी आप उन समस्याओं को हमसे साझा करके अपनी समस्याओं का निराकरण, समाधान करा सकते हैं। धन्यवाद।